नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। डबल मनी के मामले में पुलिस को मिली सफलता। 1 करोड़ की राशि के साथ महिला को किया गिरफ्तार। आरोपी अजय और महेश तिड़की की बताई जा रही है राशि। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि जमीन में गड़ी मिली। मामले में 5 आरोपियों को मिली जमानत। सोमेंद्र कंकरानी सहित अन्य आरोपियों को मिली जमानत। दिव्यांग रामदयाल को मिला कलेक्टर का सहारा। अब फिर से अतिथि शिक्षक का कार्य कर सकेगा दिव्यांग रामदयाल ने कलेक्टर से लगाई थी गुहार। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने सुनी दिव्यांग की व्यथा, दी नौकरी। 1 घंटे की बारिश में हुआ वार्ड जलमग्न। वार्ड क्रमांक 3 मोनार्क सिटी में भरा पानी भरने से वार्ड वासियों को उठानी पड़ी परेशानी। घंटों बाद भी नगरपालिका की नहीं मिली मदद। चौबीस जुलाई की देर शाम स्थानीय सिंधु भवन में पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा आयोजित पार्षद सम्मान कार्यक्रम के दौरान आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन द्वारा दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस अब एक्शन मूड में आ गई है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को घेरने की तैयारी की है। 26 जुलाई को जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भूज ने आयोग अध्यक्ष के बयान की जमकर निंदा करते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। ज्ञात हो कि 24 जुलाई को स्थानीय सिंधु भवन में पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा बालाघाट नगर पालिका परिषद के 33 वार्डों के नवनिर्वाचित पार्षदों की सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन भी सम्मिलित हुए। इस दौरान मंचीय उद्बोधन के दौरान आयोग अध्यक्ष ने आपातकाल और सिख दंगे को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते हुए कह दिया कि कांग्रेस को वोट करना मतलब गुलामी स्वीकार करना है। जिसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस पार्षदों ने कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए कार्यक्रम से बाहर आ गए और सम्मान को ठुकराकर आयोग अध्यक्ष पर जमकर भड़ास निकाली, जिसके तहत 26 जुलाई को जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज, प्रदेश सचिव भीम फूल सोंघे, युवा नेता रिकाब मिश्रा, रहीम खान की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां कार्यवाहक जिला अध्यक्ष नितिन भोज ने आयोग अध्यक्ष के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध बयान दिया है वह बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। इसके विरोध में पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश पर अगस्त माह में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने वार्ता के दौरान कहा कि आयोग अध्यक्ष कहते हैं कि कांग्रेस ने कोई विकास का काम नहीं किया है, लेकिन कई सालों से बालाघाट की राजनीति में सक्रिय व मंत्री के पद पर भी रहने के बाद भी वे कोई ऐसा काम गिना दें जो उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को दर्शा दे। उन्होंने कहा कि वे सुधर जाएं और कांग्रेस के विरुद्ध ऐसा कोई बयान न दें, अन्यथा पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उनके पीछे भूत की तरह पड़ जाएगी। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, ये विकास पुरुष ना होते हुए दुर्भाग्य पुरुष है बालाघाट के। माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ने जो टिप्पणी की है कांग्रेस परिवार को लेकर, मैं उनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट तो थी, क्या हमने अनाज में जीएसटी टैक्स लगा दी? जीएसटी का फॉर्मूला हमारा था, लेकिन दरें बहुत कम थी। इनने हर को अलग अलग विभागों में जीएसटी सेट की है। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ गौरीशंकर बिसेन जी से कि आप इतने बार मंत्री रहे, इतने बार विधायक रहे, इतने बार सांसद रहे, आपने क्या सौगात दी बालाघाट? कल को आपके साथ भगवान न करे कुछ हो जाए तो आपकी प्रतिमा लगेगी तो उसमें क्या लिखा है? दुर्भाग्य पुरुष कि विकास पुरुष? ऐसा कुछ लिखने लायक काम किए हैं क्या जो कांग्रेस परिवार पर आरोप लगा रहे हैं? गौरीशंकर बिसेन जी अभी भी जाग जाओ, साल भर का समय ऐसा कुछ कर दो कि आपका नाम अमर हो जाए बालाघाट, और ऐसी टिप्पणियां करके आपका नाम अमर कभी नहीं हो। और हर मामले देख ले आप, नगर पालिका में अभी पानी गिरा तो खड़े हो गए, 5 साल में पानी नहीं गिरा, कल खड़े हो गए छत्ता लेके। अरे अपना छत्ता खुद पकड़ लो मेरे भाई, पीछे एक आदमी लेके खड़ा था। तो आप तो राजशाही को बढ़ा रहे हो और कहाँ परिवारवाद की बात करते हो? हर होर्डिंग, हर बैनर पोस्टर में मौसम बिसेन की फोटो लगी रही बरोबर प्रत्याशी के। कांग्रेस में ऐसा कुछ देखने मिला आपको? नगर पालिका चुनाव में किस तरीके से इनने चुनाव लड़े आपको सबको पता है। धन बल, पैसा बल, बाहुबल, हर तरीके से चुनाव लड़े, हर जगह डोमिनेट करे। और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ अब ये नहीं चलेगा। हम
नगर पालिका में पहुंचे हैं, विपक्ष की भूमिका पूरी ताकत से निभाएंगे। और मैं अभी भी कहता हूं, हम अभी भी प्रयासरत हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष हम बना लेंगे। और गौरी शंकर बिसेन जी, अगर आप नहीं जागते तो जिला कांग्रेस कमेटी आपके पीछे भूत की तरह पड़ जाएगी। ना कांग्रेस के लिए कुछ बोलो, ना कमलनाथ जी के लिए कुछ बोलो, किसी के लिए कुछ भी मत बोलो। नहीं तो जैसा भूत 24 घंटे पीछे पड़ा रहता है, वैसे कांग्रेस कमेटी आपके पीछे पड़ी रहेगी। प्रतिदिन साइबर अपराध के सामने आते मामले और ऑफर देने वाले या अनजान व्हाट्सएप नंबर से कॉल कर आपको सेक्सटॉर्शन करने वाले साइबर अपराधियों से हमें किस तरह से जागरूकता के साथ स्वयं और स्वयं की पूंजी का बचाव करना है, ये जानकारी साइबर के विशेषज्ञों ने वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यशाला की युद्ध साइबर क्राइम के विरुद्ध थीम पर दी। गौरतलब हो कि आधुनिक होती दुनिया में नई तकनीक के सहारे ठग नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों से ठगी कर उनकी जमा पूंजी को गायब कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि साइबर अपराध में ब्लैकमेलिंग के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिससे पीड़ितों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साइबर अपराधों से लोगों के बचाव के लिए युद्ध साइबर क्राइम के विरुद्ध थीम पर वैश्य महासम्मेलन द्वारा नगर के निजी संस्थान में साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ उपस्थित थे। वहीं उपस्थित लोगों को साइबर अपराधों और इससे बचाव को लेकर साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक तरुण भाटी बतौर विशेषज्ञ मौजूद थे। इस दौरान सभी का वैश्य महासम्मेलन अध्यक्ष तपेश असाटी और नगर अध्यक्ष श्रेयांश वैद्य ने अतिथियों का स्वागत किया। वैश्य महासम्मेलन अध्यक्ष तपेश असाटी ने बताया कि हाईटेक होती इस दुनिया में साइबर अपराध ने लोगों को डरा कर रखा है। बैंकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल साइट पर अश्लीलता के बाद ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाओं से आज हर कोई दहशत में है। ऐसे में लोगों को साइबर अपराध के बारे में जागरूक होना जरूरी है, तभी वह इससे बच सकते हैं। आज भी लोग साइबर अपराध को लेकर जागरूक नहीं हैं और अक्सर फर्जी कॉल या लालच में लोग अपनी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं, जिसे देखते हुए वैश्य महासम्मेलन ने साइबर अपराध से लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। सबसे बड़ी घटनाएं आज जो वर्तमान में घट रही हैं, उसको लेके हमने पूरी तैयारी की और सभी समाजों को लेकर, और मान के चलिए हमने स्कूल कॉलेजों को भी ये जानकारी पहुंचाई है। और आज जो सेमिनार रखी, इसमें हमारे साइबर के प्रमुख व्यक्ति यहाँ पहुंच रहे हैं, जिनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, जो पूरी जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो साइबर क्राइम जो सबसे बड़ी घटना है, ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंकिंग में धोखाधड़ी, और आज दूसरी जो व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से घटनाएं घट रही हैं, उन सबको रोका जाए, कैसे रोका जाए, तो उसकी जागरूकता के लिए हमने ये प्रयास किया है कि साइबर के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो पूरी जानकारी यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं कि भविष्य में जागरूकता अगर आ जाएगी तो घटनाएं ना घटे। तो उस प्रयास को लेके हम भी उसमें काम कर रहे हैं और आज ये हमारा पहला प्रयास है। इसके बाद लगातार हम महीने 3-4 सेमिनार कर। साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक तरुण भाटी ने बताया कि नई तकनीक आने के बाद साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और इसमें लगातार इजाफा भी हो रहा है। लोगों की अज्ञानता के कारण यह ज्यादा फैल रहा है, जिसको लेकर हमने लोगों को इससे बचाव के लिए जागरूक रहने की बात कही और किसी भी प्रकार के ऑफर या अनजान व्हाट्सएप नंबर से आने वाली कॉल को नहीं उठाने की सलाह दी गई। वैश्य समाज द्वारा महासम्मेलन में कार्यक्रम रखा गया था कि साइबर क्राइम के विरुद्ध उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया था कि साइबर में किस तरीके से क्राइम होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। ये सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था। इसी बारे में सब लोगों को बताया गया कि किस तरीके से आजकल साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। साइबर फ्रॉड, कई लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि हम क्या गलत काम कर रहे हैं, क्या साइबर क्राइम होता है। जैसे अमूमन जो बच्चे हैं, उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम किसी दूसरे के नाम से या दूसरे के फोटो लगाकर हमको फेसबुक पर आईडी भी बना लेंगे तो वो भी एक क्राइम है। उसके बारे में सब लोगों को जानकारी दी गई। सभी बच्चों को भी ये बताया गया है कि आप किस तरीके से साइबर क्राइम से बच सकते हैं। और सभी जो बड़े लोग भी जो बैठे हैं, जिनके साथ अक्सर फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, जो OTP के मांग कर या कुछ जानकारी लेकर, पर्सनल जानकारी लेकर कुछ लोगों के खाते हमेशा बैंक से जो खाली कर देते हैं, ऐसे साइबर फ्रॉड करने वाले लोग करते हैं, उनके बारे में सब लोगों को जानकारी दी गई साइबर के बारे में। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के अंतर्गत कराए गए सरपंच व पंचों के चुनाव के बाद अब जिले में उप सरपंचों का निर्वाचन कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बालाघाट मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत कोसमी में उप सरपंच पद के लिए निर्वाचन कराया गया। उप सरपंच के निर्वाचन के लिए 2 प्रत्याशी त्रिलोक बंबुरे व अजय दशहरे के बीच निर्वाचन कराया गया। इस दौरान पीठासीन अधिकारी नालिन बिसेन ने बताया कि उप सरपंच के निर्वाचन के दौरान कोई भी मत खारिज नहीं हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराया गया है।
उन्होंने बताया कि सरपंच समेत कुल 21 मतदाताओं ने मतदान किया है और इसकी गणना के पश्चात त्रिलोक बम्बूरे को 16 मत व अजय दशहरे को कुल 5 मत मिले हैं। इस तरह त्रिलोक बम्बूरे विजयी रहे व कोसमी पंचायत के उप सरपंच बने हैं। पीठासीन अधिकारी के द्वारा उप सरपंच की जीत की घोषणा के बाद उनके समर्थकों ने उप सरपंच को मिठाई खिलाकर व माला पहनाकर उनका स्वागत किया है और खुशियां मनाई है। उप सरपंच पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान नवेगांव थाना प्रभारी प्रदीप खन्ना समेत अन्य पुलिस का अमला मौजूद रहा। बालाघाट विकासखंड में 77 पंचायतों में सरपंचों का निर्वाचन अभी संपन्न होने जा रहा है। अभी प्रक्रिया चालू है बहुत से पंचायतों में और शीघ्र ही परिणाम आ जाएगा। सर, व्यवस्था की बात करें तो शांति व्यवस्था को लेकर कहीं कोई गति ऐसा कुछ छोड़ देंगे या कहीं विरोध ऐसे कुछ? सभी पंचायतों में बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है। कहीं भी ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई कोई अवस्था हो या कोई अशांति पैदा हुई। मंगलवार को यातायात विभाग ने अंबेडकर चौक में फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को हटाने की कार्यवाही की, जिसके पीछे यातायात विभाग का तर्क है कि फुटपाथ पर गुमठी वालों के दुकान लगा लिए जाने से यातायात प्रभावित हो रहा था, इसलिए उन्हें हटाने की कार्यवाही की गई है, जो आज हास्यास्पद प्रतीत होता है। हालांकि हमारा ये भी मानना है कि सघन चौकों में यातायात व्यवस्था के मद्देनजर गुमटी वालों की दुकानें नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या यह नियम आज आया है या फिर पूरे आमजन के सीजन के दौरान यहाँ लगा बाजार यातायात विभाग को नजर नहीं आया? ऐसे कई सवाल हैं, जबकि अन्य चौकों में भी बनिस्बत ऐसे ही हालात जहाँ गुमटी वालों के साथ ही बड़े दुकानदारों का कब्जा है, लेकिन यहाँ यातायात विभाग को नजर नहीं आना या तो यातायात विभाग देखकर अनजान बन रहा है या फिर केवल और केवल अभी कार्यवाही अंबेडकर चौक पर ही किए जाने का फरमान है। बहरहाल यातायात विभाग की कार्यवाही सवालों के घेरे में है। वहीं दूसरी ओर गत दिनों यातायात विभाग द्वारा नगर के संविधान चौक में की गई सरप्राइज चेकिंग के दौरान 20 चौपहिया वाहनों और लगभग 15 दुपहिया वाहनों की चेकिंग कर लगभग 35,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। वहीं 2 ट्रैक्टरों को बरामद किया गया है। यातायात विभाग प्रभारी शैलेंद्र यादव ने बताया कि अंबेडकर चौक में गुमठी वालों द्वारा दुकान लगाए जाने से यातायात में बाधा होने से उन्हें हटाया गया है। वहीं गत दिनों सरप्राइज चेकिंग में नियमों का उल्लंघन कर वाहन चला रहे वाहनों से जुर्माना वसूला गया है। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी गई है। मेरे द्वारा लगातार जो सघन अपने चौक हैं, जैसे अम्बेडकर चौक है, रानीवंती वाली चौक है, हनुमान चौक हो गया, तो अगर इस प्रकार की कोई फल ठेले वाले लगा लेते हैं या किसी प्रकार के ठेले लगाते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है, साथ ही दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसके तहत मेरे द्वारा लगातार अगर इस प्रकार की जो ठेले लगाए जाते हैं उनको हटाया जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक को अम्बेडकर चौक पर भुंटे वाले के द्वारा भुंटे का ठेला लगा लिया गया एवं भुंटे की दुकान लगा ली, इसको समझाया देकर इसको हटाया जा रहा है। वारासिवनी ब्लॉक के वारासिवनी नगर और लालबर्रा मार्ग के मध्य टोंडिया नाली पर बना रपटा पुल बरसात के दिनों में पूरी तरह से पानी में डूब जाता है, लेकिन बावजूद इसके लोग पानी में डूबे रपटा पुल के ऊपर जिंदगी का सफर जोखिम लेकर पूरा करते हैं। नाली का जलस्तर घटने के बावजूद रपटा पुल पूरी तरह से नहीं खुला है। इसके बावजूद दिन रात 2 पहिया, 4 पहिया व ट्रैक्टर आदि वाहन लेकर लोग रपटा पुल के ऊपर से निकलते हैं। पिछले कुछ दिनों से जिले सहित वारासिवनी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते नदी नालों में भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं नदी नालों के मुहानों में बसे गांव व मकानों को प्रशासन द्वारा खाली करवाया जा रहा है ताकि कोई गंभीर हादसा न हो। लेकिन वारासिवनी नगर में 26 जुलाई को कुछ अलग ही नज़ारा दिखाई दिया। बता दें कि वारासिवनी लालबर्रा मार्ग पर पड़ने वाला टोंडिया नाला पुनः जलमग्न हो गया है, जिसके चलते वारासिवनी लालबर्रा मार्ग बंद हो गया है। मार्ग के बंद होने की जानकारी मिलते ही वारासिवनी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जलमग्न पुल के ऊपर से पुलिस के सामने ही लोगों की आवाजाही बनी रही, जिस पर न तो किसी पुलिसकर्मी ने कुछ कहा और न ही कुछ किया। हालांकि कुछ देर बाद पुलिसकर्मियों ने मार्ग को बंद कर दिया, लेकिन तब तक बहुत से लोग जलमग्न पुल को पार कर एक तरफ से दूसरी ओर निकल गए। अगर इस बीच कोई घटना घटित हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता, यह बता पाना मुश्किल है, क्योंकि कुछ ही दिनों पूर्व वारासिवनी में घटित हुई घटना ने सभी को हैरान कर दिया था, लेकिन बावजूद उसके यहाँ के तालाब अब तक नहीं सुधरे हैं। बहरहाल बीटीवी भी आम नागरिकों से अपील करता है कि कृपया पुल के जलमग्न होने की स्थिति में ऐसे पुलों को पार न करें।
साइबर अपराधों से जागरूकता कार्यक्रम के कुछ घंटे पहले ही साइबर अपराध से जुड़ा एक मामला नगरीय क्षेत्र के प्रेमनगर से सामने आया, जहां फर्जी कॉलर ने स्वयं को फौजी बताकर बच्चों को संगीत सिखवाने और वाद्य यंत्रों की राशि एक मुश्त दिए जाने के नाम पर संगीत शिक्षक से 1,12,000 रुपये की ठगी कर ली, जिसकी शिकायत पीड़ितों द्वारा साइबर सेल में दर्ज कराई गई है। लगातार पुलिस और मीडिया के माध्यम से लोगों को साइबर अपराधों के बारे में अवगत कराया जा रहा है। बावजूद इसके लोग जागरूक न होकर अज्ञानता या लोभवश साइबर ठगों का शिकार होकर अपनी संपत्ति गंवा रहे हैं। यहां पीड़ित संगीत शिक्षक ने अपने परिचित के फोन पे से 1,12,000 रुपये ठगों के हाथों गंवा दिए। घटनाक्रम के अनुसार प्रेमनगर निवासी पीड़ित योगेश कुमार पेशे से संगीत शिक्षक हैं, जिनके पास गत शनिवार 23 अप्रैल को एक कॉल आया, जिसमें कॉलर ने स्वयं को फौजी बताते हुए 2 बच्चों को संगीत सिखवाने और वाद्य यंत्रों को लेकर चर्चा की, जिस पर संगीत शिक्षक योगेश कुमार ने कुल राशि 32,000 रुपये का खर्च बताया, जिसमें 3 माह की संगीत की फीस 9,000 रुपये और वाद्य यंत्रों की 23,000 रुपये कीमत शामिल थी, जिस पर फर्जी कॉलर ने फोन पे नंबर मांगा। चूंकि संगीत शिक्षक योगेश कुमार फोन पे उपयोग नहीं करते थे, इसलिए पड़ोसी निजी स्कूल के शिक्षक जय बुराड़े का फोन पे नंबर दे दिया, जिससे बड़ी ही आसानी से फर्जी कॉलर ने शिक्षकों की अज्ञानता का फायदा उठाकर कई बार राशि फोन पे पर डलवाकर ठगी कर ली, जिसका पता शिक्षकों को ठगे जाने के बाद चला। तब तक काफी देर हो चुकी थी। फर्जी कॉलर से ठगे गए संगीत शिक्षक और निजी स्कूल के शिक्षक को जब तक समझ आता तब तक फर्जी कॉलर का मोबाइल बंद हो चुका था। इसके बाद उन्होंने अपने साथ हुई घटना की जानकारी साइबर सेल और मीडिया को दी। मुझे एक कॉल आया 23 तारीख को, दिन शनिवार को, कि मेरे बच्चों को आपको म्यूज़िक सिखाना है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10th में एक 12th में, तो आप अपने फीस बताइए। तो 2 बच्चों की 1 मंथ की फ़ीस होती है 3,000। तो सामने वाले ने बोला, सर बोले मैं हर मंथ नहीं ले पाऊँगा, आप एक साथ 2-3 माह का ले लें, ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने बोला आप ज़्यादा ना पहुँचाएं, 3 मंथ का 9,000 रुपये ये हो जाएगा। तो बोले सर उनकी इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, तो आप इंस्ट्रूमेंट का भी प्राइस बता दें। तो जो जनरली बच्चों को लगता है वो इंस्ट्रूमेंट की कीमत हमने बताई कीबोर्ड का और गिटार का, तो लगभग टोटल राशि 32,000 के आसपास में। 1,000 की राशि वो डन की उन्होंने कि 32,000 की राशि है। तो आप बोले कोई फ़ोन पे नंबर चलाते होंगे गूगल पे वगैरह, तो आप मुझे बताइए बोले, तो मैं उसमें डालता हूँ। तो ये सब मैं नहीं चलाता। तो हमारे नीचे पड़ोसी रहे हैं, वो भी पेशे से शिक्षक हैं, उनसे मैंने पूछा कि भाई ऐसे ऐसी मेरे को आवश्यकता पड़ रही थी, क्या आप अपने एक्सेस कर लेंगे? तो वो साहब तैयार हो गए। तो मैंने अपने जो पड़ोसी हैं सर, उनका नंबर उनको दिया। तो उनके मोबाइल में उन्होंने 1 रुपये डाले जी। तो 1 रुपये का सिर्फ मैसेज दिखाया, वो पेमेंट आया है। तो उन्होंने बोले कि आप लोग को मैसेज दिखा रहा है, तो आप एक काम करिए, 1 रुपये आप डालिए तो आपको 2 रुपये रिटर्न हो जाएगा। हमने 1 रुपये डाले तो हमारे से बैलेंस कट गया 1 रुपये का, लेकिन 2 रुपये हमको रिटर्न नहीं। फिर उन्होंने बोले कि आप एक काम करिए, छोटी रकम 1 रुपये में आप 10,000 की डालिए, 10 की डालिए, माइनस हो गया। बोले रिटर्न नहीं हो रहा है तो मैं डाल रहा हूँ यहाँ से, आप एक काम करो फिर डालो। ऐसा करके रकम बढ़ती गई और लास्ट कंडीशन में वो 1,12,000 के आसपास की रकम पहुँच गई। अच्छा, कौन थे जिन्होंने आपको फ़ोन किया था और क्या बन के आपके साथ धोखाधड़ी की है? वो अपना नाम श्रीकांत सिंह बता रहे थे और खुद को फौजी बता रहे थे। तो इसकी आपने थाने में शिकायत करा दी? थाने साइबर में हमने अपनी एप्लीकेशन बनाया है, वो देने जा रहे हैं। आपको बताएं कि आज ही साइबर अपराधों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पहले ही साइबर अपराध का मामला प्रकाश में आने से पता चलता है कि जानकार भी लोग अज्ञानता का परिचय देकर ठगी का शिकार हो रहे हैं, जिससे ये कहावत चरितार्थ होती है कि जब तक बेवकूफ जिंदा है, अकलवर भूखे नहीं मर सकते। गढ़वाल महिला मंडल बालाघाट द्वारा श्रावण मास के पावन अवसर पर पावन सलीला वैनगंगा नदी के तट स्थित स्थानीय शंकर घाट स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना भजन कर शिवाभिषेक किया गया और मानव समाज के कल्याण की मंगल कामनाएं की गईं।
इस अवसर पर सामाजिक महिलाओं द्वारा हल्दी कुमकुम का आयोजन कर वृक्षारोपण किया गया और रोपित किए गए पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी ली गई। गढ़वाल महिला मंडल बालाघाट की सदस्यों द्वारा पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय शंकर घाट में पौधरोपण किया गया, जिसमें पीपल, बरगद, आंवला, कदम और बेलपत्र के पौधे लगाए गए और महिला मंडल की सदस्यों द्वारा इनके संरक्षण का जिम्मा भी उठाया गया। पौधरोपण कार्यक्रम में अलका चावले, गंगोत्री से लेकर जसोदा ब्रह्मे, शशि प्रभा ब्रह्म, दुर्गावती ब्रह्म, ज्योति बहर, हेमलता भारद्वाज, प्रमिला भूमेश, पूर्णिमा चावले, कौशल्या एवं अन्य सामाजिक महिलाएं उपस्थित थीं। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज। शहरी क्षेत्र में बहुमत का आंकड़ा छूकर अध्यक्ष बनाने का गणित बैठाल रही भाजपा के शहर में आज भी कई वार्ड तेज बारिश से जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इस ओर न तो नेताजी का ध्यान है और न ही नगर पालिका का, जिससे रहवासियों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 में सुबह 1 घंटे से ज्यादा समय की तेज बारिश के कारण जहां 7-8 घरों में पानी घुस गया, वहीं कई लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अभिभावक और बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सके। वहीं नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के कलेक्टर और नगर पालिका को जानकारी दिए जाने के घंटों बाद भी कोई मदद नहीं पहुंची, जिससे रहवासियों में खासी नाराजगी देखी गई। रहवासियों ने शासन प्रशासन और नगर पालिका पर वार्डवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया। रेलवे किनारे बसे वार्ड क्रमांक 3 मोनार्क सिटी के रहवासियों के लिए मंगलवार की सुबह तेज बारिश ने दिक्कतें खड़ी कर दी। यहाँ गलियों और घरों के भीतर दूर से ही जल भराव जैसे हालात दिखाई देने लगे, जिससे यहाँ निवासरत परिवार के लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज सके। वहीं लोग भी जल भराव के कारण घर में ही डूब के रहे। बताया जाता है कि रेलवे नाला की सफाई नहीं होने और वार्ड में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बरसात का पानी रेलवे के नाले से वापस लौटता है, जिसके कारण वार्ड में जल भराव की स्थिति होती है। चिंतनीय ये है कि सालों से ये समस्या होने के बावजूद अब तक इसे दूर करने के प्रयास नहीं किए गए। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सोहेल खान ने बताया कि वार्ड में मुख्य समस्या जल भराव होने से पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण बरसात के पानी की निकासी नहीं हो पाती और चंद घंटों की बारिश में ही जल भराव हो जाता है। वार्ड में सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है और इसके लिए अभी कलेक्टर साहब से भी मैंने बात किया था, लेकिन अभी तक जेसीबी भेजी नहीं गई है यहाँ पर और नगर पालिका थोड़ी लापरवाही कर रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वो रेलवे की वजह से, रेलवे का जो पानी है रेलवे में जाके टिक रहा है और वो बैक मार रहा है, तो ये पूरा वार्डों में घुस रहा है पानी। अभी देखिए, अभी तो हमने इसके लिए सूचना दी है नगर पालिका को और हम रेलवे से बात करेंगे कि रेलवे अपना जो है कम से कम नाला खुलवाए, तो उससे जो है थोड़ा सा टेम्परेरी अभी लोगों को राहत मिलेगी। नगर पालिका में बात की अभी क्या बोले उन्होंने? नगर पालिका भी मैं फ़ोन लगाया था, अभी तक जेसीबी आई नहीं है। कितना देर हो गया? कम से कम 1.5 घंटा हो गया फ़ोन लगाया हुआ। तो क्या लग रहा है कि क्या नगर पालिका सहयोग नहीं कर रही है? जी, अभी तक उन्होंने बताया कि वहाँ दूसरे भी वार्डों में कुछ काम है, उस वजह से जेसीबी फंसी हुई है। रहवासी आसिफ खान ने बताया कि वार्ड में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से न केवल बरसात में बल्कि पूरे वर्ष भर ऐसी ही समस्या बनी रहती है। आज बरसात के पानी से जल भराव के कारण गली में चलना दूभर हो गया है, न तो बच्चे स्कूल जा सके और न ही परिवार के नमाजी नमाज अदा करने गए। तो सबसे बड़ी पानी की समस्या है, नाली निकासी की समस्या है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी बरसात है तो यहाँ पानी भर गया है, यहाँ पर बरसात के पहले भी कोई निकासी ही नहीं है। वो पानी टंकी जो है वहाँ से अगर पानी खोलते हैं, वो चेक करने के लिए पानी खोलते थे तो यहाँ पूरा पानी भर जाता है, पूरी गंदगी का पानी यहाँ पर रोडों में आ जाता है, उसमें चलना मुश्किल हो जाता है। हमारे जो मोहल्ले में जो बुज़ुर्ग हैं, नमाजी हैं, वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाने के लिए सोचते हैं तो उनके ऊपर कपड़े गंदे हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, तो यहाँ सबसे ज़रूरी निकासी है, नाली निकासी की बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो नगर पालिका से निवेदन करेंगे हम कि इसमें ध्यान दें और यहाँ पर निकासी की व्यवस्था करें। रहवासी जफर की माने तो जल भराव के कारण आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है, कोई वाहन आने यहाँ तैयार नहीं है। वो अपने मित्र को बुलाकर किसी तरह घर से बाहर निकले हैं। मोहम्मद आदिल की माने तो महज सुबह की 1 घंटे की बारिश में गली तालाब बन गई, जिसके कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सका और ना ही वो बाहर निकले हैं। बहुत तकलीफ है, देखो ना पूरा पानी भरा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सुबह जब तक गाड़ी दरवाजे में नहीं आ रही तो घर से नहीं निकल पा रही है, स्थिति हो गई। अभी भाई को लेने आया मेरे को, ये तब घर से निकला हूँ, 12 बज रहा है, अभी घर से अभी निकले पानी के कारण। क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? बस वही हमारा व्यवस्था करा दे रोड की, नाली की,
हमारे बच्चे स्कूल समय पे जा पा सके, पानी निकासी की व्यवस्था हो जाए हमारी। जिले में 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत घर घर तिरंगा लहराए जाने का अभियान चलाया जाना है। इसके लिए नगरपालिका और सार्वजनिक राशन से तिरंगे का वितरण किया जाएगा। इस अभियान के लिए राशि एकत्रित करने सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में सिविल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को 15,000 रुपये की राशि सौंपी है। इस दौरान जिला सचिव यूनुस खान ने बताया कि राष्ट्र प्रेम सभी के दिल में होता है, लेकिन इसका प्रदर्शन करना भी जरूरी है, जिसके चलते हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाना है और इसमें हर किसी की भागीदारी सुनिश्चित हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी लोगों को महज 30 रुपये की राशि से मिलने वाले तिरंगे को अपने घर लगाना चाहिए। इतने लोग सक्षम हैं कि वे तिरंगा खरीद सकते हैं। ऐसा कर आजादी के 75वें वर्ष की खुशी को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सिविल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन मध्य प्रदेश की तरफ से सम्मानित कलेक्टर साहब को 15,000 रुपये की राशि, जो तिरंगा अभियान है, हर घर तिरंगा, हर घर पे तिरंगा, बैठक में कलेक्टर साहब ने कहे थे कि सारे NGOs जो है एसोसिएशन है वो सहयोग राशि दें। आज हमने 15,000 रुपये उनको राशि डिपार्टमेंट में सौंपी है और हम अपील भी करते हैं कि भारत के देश के साथ हमारे ज़िले के सारे नागरिक अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। राष्ट्र प्रेम की अलग जगाना है, उसे हर आदमी के मन के अंदर, दिल के अंदर राष्ट्र प्रेम होता है। इस दौरान जिलाध्यक्ष बंटी विजय गोस्वामी, पंकज जैन, सीताराम हाजी फारूक समेत अन्य मौजूद रहे। आगामी 1 अगस्त को जिले के समस्त स्कूलों में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए अनुमति दिए जाने के लिए शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पंकज चिले जिलाध्यक्ष ने आज बताया कि अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ नई और मध्य प्रदेश शिक्षक संघ भोपाल के निर्देशानुसार जिले के समस्त स्कूलों में भी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें भारत माता का तैलचित्र, भारत माता की आरती और 75वें वर्ष पूर्ण होने पर उसका चिन्ह समस्त स्कूलों में शिक्षक संघ द्वारा दिया जा रहा है। और कार्यक्रम 1 घंटे का होगा, जिसमें भारत माता की आरती के बाद रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा कि देश हित में कुछ योगदान देने के लिए हमें समस्त समाज को एक सूत्र में जोड़ना पड़ेगा। आज हम DO साहब और सहायक आयुक्त साहब को ज्ञापन देने आए थे। अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ दिल्ली एवं मध्य प्रदेश शिक्षक संघ भोपाल के द्वारा 1 अगस्त के लिए कार्यक्रम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसके संबंध में हम चर्चा और ज्ञापन देने आए थे साहब को कि इस कार्यक्रम को हर स्कूल में मनाया जाए, इस हेतु अनुमति प्रदान करें, हम सभी स्कूलों को निर्देशित करें। इस कार्यक्रम के लिए हमारे प्रांत ने भारत माता का एक तैलचित्र, भारत माता की आरती, 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं उसका एक लोगो, यह सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे प्रदेश के समस्त स्कूलों में संगठन के द्वारा दिया जा रहा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान मेघराज नकपुरे जिला संगठन मंत्री, DK चौधरी जिला सह संगठन मंत्री समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।